नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हेयर आवर एम टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की ये वीडियो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमने स्टार्ट किया था ईपीएफओ, एओईओ और एपीएफसी एग्जाम के लिए, उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ट्रेड यूनियन की वेरियस थ्योरीज को डिस्कस किया था, जिसमें वेब की थ्योरी, हॉक्सी की थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी, टेनेनबम की, पर्लमैन की, जीडीएच कॉल की और गांधीयन थ्योरी को हमने देखा था। उसके बाद आज की इस क्लास के अंदर हम वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की स्ट्राइक्स होती हैं उन सब को देखेंगे। इसके अलावा जो यूनियन के टाइप है हम उन सब को भी स्टडी करेंगे। साथ में कुछ फुल फॉर्म्स होंगी और एक नेशनल लेबर कमीशन जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन था उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले जिसने भी सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। अब कितने प्रकार की ट्रेड यूनियन होती हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन क्या चीज है? क्राफ्ट यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेज अर्नर्स एंगेज्ड इन ए सिंगल क्राफ्ट और ऑक्यूपेशन, रिलेटेड क्राफ्ट और ऑक्यूपेशन। मतलब कि एक वर्कर जो एक ही तरह का कारोबार करते हैं, जैसे यूनियन ऑफ टीचर्स, यूनियन ऑफ इंजीनियर्स, यूनियन ऑफ डॉक्टर, उसको हम क्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होती है? इंडस्ट्रियल यूनियन इज अ यूनियन विच ऑर्गेनाइज ऑल वर्कर्स एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ स्किल और क्राफ्ट डिफरेंसेस इनटू वन होमोजीनियस ग्रुप। मतलब एक ही इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स जो अलग अलग कार्य करते हैं, उसमें इंजीनियर्स भी आ गए, उसमें भाई जैसे हम एक मारुति का एग्जाम्पल है, मारुति एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक, तो मारुति के अंदर इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रीशियंस भी होंगे, ठीक, कुछ और जो काम करते हैं साफ सफाई का वो वर्कर्स भी होंगे। तो सभी लोग मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, मारुति यूनियन। तो वो होती है इंडस्ट्री यूनियन। इसका एग्जांपल हमारे पास टाटा वर्कर्स यूनियन है, इंडियन नेशनल टेक्सटाइल वर्कर फेडरेशन, ये सारे क्या होती हैं? इंडस्ट्रियल यूनियन। फिर लास्ट आती है जनरल यूनियन। जनरल यूनियन वो यूनियन होती है कि हम सब कोई भी बिजनेस करें फिर भी हम साथ आए हैं पूरी तरीके से, पूरा जनरल से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राइट। द मेंबरशिप टू जनरल यूनियन इज ओपन टू ऑल वर्कर्स, वो सबके लिए ओपन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्राफ्ट, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें अगर बेस की बात करूं तो क्राफ्ट यूनियन सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनियन होती है और सबसे बड़ी जनरल यूनियन होती है। क्राफ्ट यूनियन का सबसे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर क्राफ्ट यूनियन की होती है, क्योंकि क्राफ्ट यूनियन ना इजीली बार्गेन कर सकते हैं। अब एक टर्म आती है फेदर बेडिंग। फेदर बेडिंग टर्म क्या होती है? देखिए, ये सेंट्रल लेबर कमिश्नर एग्जाम में फेदर बेडिंग के बारे में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए फेदर बेडिंग होती क्या है। फेदर बेडिंग इज बेसिकली ए जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आपको उस काम के 500 रुपीज मिलते हैं, बट आपको एक टाइम उसी काम के लिए 800 रुपए दे दिए जाए तो 300 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे किए गए हैं, राइट। द वर्किंग रूल विच परमिट एम्प्लॉयज टू बी पेड फॉर द वर्क दे डिड नॉट परफॉर्म, जो काम उन्होंने नहीं किया उसके लिए उनको पैसे देना, उसको फेदर बेडिंग हम बोलते हैं। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट टू क्रिएशन ऑफ सॉफ्ट जॉब और ऑफ हायरिंग और कीपिंग मोर पीपल ऑन द जॉब देन इज नेसेसरी। मतलब जहां जरूरत 4 लोगों की थी बट रखे आपने 8 लोग, तो 4 लोगों को आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उस चीज को फेदर बेडिंग बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेन स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियन इज दैट इट कट अक्रॉस स्किल्स एंड क्राफ्ट डिस्टिंक्शन ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल यूनियन की सबसे मेन स्ट्रेंथ यही होती है कि भाई इसके पास ना सारी स्किल्स के वर्कर होते हैं एक इंडस्ट्री के, तो चीज आपको याद रखनी है। अब 2 फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, एक WFTU वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और ICFTU इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, ICFTU। अब देखिए, ये तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है WFTU, और ICFTU इज
इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। इंडिया में पहले इंडस्ट्रियल यूनियन आई, फिर क्राफ्ट आई, जबकि वर्ल्ड में पहले क्राफ्ट यूनियन आई और फिर इंडस्ट्री। तो इंडिया में एक्सेप्शन है, इंडिया में पहले इंडस्ट्रियल यूनियंस आई हैं, फिर उसके बाद क्राफ्ट यूनियन आई है, जबकि पूरे वर्ल्ड में पहले क्राफ्ट यूनियन आई है, फिर इंडस्ट्रियल यूनियंस आई हैं। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब कंपलसरी यूनियनिज्म के हिसाब से कि कहाँ पे यूनियन कंपलसरी है कहाँ पे नहीं, उसके हिसाब से भी हमने यूनियंस को डिवाइड किया हुआ है। यहां से 2022 का जो ईपीएफओ का एग्जाम था, 2021 का जो एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस चीज को भी। सबसे पहले है क्लोज्ड शॉप। कंपलसरी यूनियनिज्म में क्लोज्ड शॉप यूनियनिज्म होता क्या है? Closed shop unionism is a business enterprise which has a collective agreement with the trade union that a job seeker must be the member of the union at the time of their employment and continue to do so in order to retain their job. इसको प्री एंट्री क्लोज शॉप भी बोलते हैं, मतलब शॉप इज क्लोज टू नॉन यूनियन मेंबर। यहां यूनियनिज्म कंपलसरी होता है। अब इसका मतलब समझिए, अगर मेरे पास जॉब चाहिए, एम्प्लॉयर कहता है अगर मेरे पास जॉब चाहिए तो आपको पहले यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आपको जॉब को कंटिन्यू रखना है तो आपको यूनियन का मेंबर भी रहना पड़ेगा। तो वर्कर्स के पास फ्रीडम नहीं होता। वर्कर्स फ्रीडम टू ज्वाइन ए यूनियन और नॉट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, कि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस टाइप का कोई फ्रीडम नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए कंपलसरी यूनियनिज्म में ये क्लोज शॉप यूनियनिज्म आता है, यानी कि शॉप इज क्लोज्ड फॉर नॉन यूनियन मेंबर्स। द फ्रीडम टू चूज द एम्प्लॉयर और प्लेस ऑफ वर्क इज ऑल्सो लिमिटेड हेयर। अब नेक्स्ट आता है यूनियन शॉप। यूनियन शॉप में क्या होता है, जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उसको विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा। मान लो आप आज किसी फैक्ट्री में वर्क करने गए तो आपको एक टाइम पीरियड दे दिया गया कि आपको 3 महीने के अंदर जो है यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर जॉब में रहना है तो यूनियन को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर इज फ्री टू रिक्रूट वर्कमैन। एम्प्लॉयर फ्री होता है वर्कमैन को रिक्रूट करने के लिए, बट लेस रिस्ट्रिक्शंस होती है एम्प्लॉयर की फ्रीडम पे एज कंपेयर टू क्लोज शॉप। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज विच हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द ट्रेड यूनियन दैट ए वर्कर विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूनियन विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, securing employment in their enterprise and that they will continue union membership in order to retain the job। ऐसा होता है यूनियन, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में आपको मेंबर बनना पड़ता है। अब आता है मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप। ये क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियन। ठीक, प्रोवाइड ऑल एम्प्लॉयज हु आर मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑन ए स्पेसिफिक डेट who become member after the date are obligated as a condition of employment to maintain a good standing within the union for the term of the agreement। इसका मतलब ये है कि आपको एक निश्चित डेट तक आपको एम्प्लॉय मेंबर बनना है। अगर आप नहीं बनते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आप मेंबर नहीं बनना चाहते तो आप उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखिए। ठीक, पैसा नहीं, अच्छे रिलेशन बना के रखिए। ठीक, और जब भी यूनियन कहे तो उनके काम भी आए हैं। अब एम्प्लॉयर इज परमिटेड टू हायर पीपल, ठीक, वो कैसे भी विदाउट एनी क्लोज और कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, बट वंस इट हायर तो उसको वहां पे मेंबरशिप एक कुछ देनी पड़ती है। मेंबरशिप आपको ले सकते हैं कभी भी। अब इसी का एक सब टाइप होता है एजेंसी शॉप। इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आप यूनियन का मेंबर नहीं बनते। एजेंसी फीस होती है, कोई कंपल्शन नहीं होता कि आप ज्वाइन करेंगे या मत करें। ठीक, अब यूनियन सिक्योरिटी क्लोज क्या होता है? कलेक्टिव एग्रीमेंट clauses in collective agreement providing for either the closed shop, union shop maintenance or any other variation requiring membership as a condition for continuing in the employment। क्लोज यही होती है कि आप कंटिन्यू कर सके एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं है ज्यादा। अब देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट लेबर कमीशन कब आया था इंडिया के अंदर? फर्स्ट लेबर कमीशन की मैं बात करूं तो ये इंडिया में 1966 में आया था। ठीक, 1966 में जो लेबर कमीशन आया था, इसके चेयरमैन थे पी.बी. गजेंद्र गडकर। अब इस कमीशन ने कहा था कि द प्रैक्टिस ऑफ क्लोज्ड शॉप इज नीदर प्रैक्टिसिएबल और नॉर डिजायरेबल। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था?
तो ये फर्स्ट लेबर कमीशन ने कहा था कि द प्रैक्टिस ऑफ क्लोज्ड शॉप समझिए होता क्या था। क्लोज्ड शॉप इज यूनियन इज क्लोज्ड टू नो एम्प्लॉयमेंट इज क्लोज्ड टू नॉन यूनियन मेंबर्स, नॉन यूनियन मेंबर के लिए एम्प्लॉयमेंट बंद है, तो ये होता है क्लोज्ड शॉप। तो फर्स्ट लेबर कमीशन ने कहा था जो 1966 में पीवी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में आया था कि द प्रैक्टिस ऑफ क्लोज्ड शॉप इज नीदर प्रैक्टिसिएबल नॉट डिजायरेबल। तो यहां तक हमने देखा इन चीजों को। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड स्ट्राइक्स पे। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड स्ट्राइक क्या होती है? ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड स्ट्राइक। ऑथराइज्ड स्ट्राइक वो होती है जिसमें यूनियन का कंसेंट होता है कि हाँ भाई आप कर सकते हैं क्योंकि यूनियन का कंसेंट है पूरी स्ट्राइक पे, इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड स्ट्राइक। दूसरी होती है अनऑथराइज्ड स्ट्राइक। अनऑथराइज्ड स्ट्राइक को वाइल्ड कैट स्ट्राइक भी बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड नहीं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि विदाउट कंसेंट ऑफ यूनियन जो आप स्ट्राइक करते हैं उसको अनऑथराइज्ड स्ट्राइक बोला जाता है, जो बिना कंसेंट के होती है यूनियन के। ठीक, अब आता है जनरल एंड पर्टिकुलर स्ट्राइक। जनरल और पर्टिकुलर स्ट्राइक क्या होती है? जनरल स्ट्राइक वो होती है जिसका वाइड कवरेज होता है, जैसे बंद, भारत बंद बोल दिया जाए, पूरे भारत में एक स्ट्राइक, समझे। पर्टिकुलर स्ट्राइक लिमिटेड मोटिव की होती है, किसी एक स्पेसिफिक लिमिटेड मोटिव के लिए की जाती है पर्टिकुलर स्ट्राइक। अब आता है बेस्ड ऑन जेनेरिक पर्पस। जेनेरिक पर्पस पे कौन सी स्ट्राइक होती है? तो सबसे पहले आती है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक का हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गांधी जी वॉज अगेंस्ट सिंपैथेटिक स्ट्राइक। गांधी जी इस चीज के अगेंस्ट थे, सिंपैथेटिक स्ट्राइक के। सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होती है कि वर्कर का अपने एम्प्लॉयर के साथ कोई तनाव नहीं होता, इसमें समझे, वर्कर्स का कोई अपने एम्प्लॉयर्स के साथ तनाव नहीं होता, बट वो स्ट्राइक करते हैं किसी दूसरे के लिए, वो स्ट्राइक करते हैं किसी दूसरे वर्कर के लिए। अब नेक्स्ट आता है ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। मैंने कल की क्लास में समझाया था सिंपैथेटिक स्ट्राइक को, आप जिसने नहीं देखा वो एक बार वहां जाके देख सकता है। ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक दो यूनियन के बीच का जो तनाव होता है उसको बोलते हैं। जैसे दो यूनियन एक इंडस्ट्री में डेवलप हो गई और दोनों यूनियन के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक बोलते हैं। जिस किसी ने भी लास्ट क्लास को नहीं देखा है वो एक बार लास्ट क्लास को जरूर देख ले और प्लीज उससे जाके आप समझ सकते हैं कि ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक क्या होता है। अब समझे। अब बढ़ते हैं आगे, टेक्निक के बेसिस पे जो स्ट्राइक्स होती हैं, हम टेक्निक के बेसिस की स्ट्राइक्स को देखते हैं। कुछ सेट टेक्निक्स यूज करते हैं वर्कर स्ट्राइक में, ठीक, उनके बेसिस पे हमने जो है डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए पहला होता है स्लो डाउन। अब स्लो डाउन क्या होता है? पे स्लो कर देना, यानी कि जो स्पीड है ना वर्क की उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्कर 16 आवर काम करते थे, अब वो एग्जांपल है, अब वो 8 आवर ही काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा स्लो डाउन कर देना। नेक्स्ट होता है क्विकी स्ट्राइक। क्विकी स्ट्राइक मतलब कुछ समय के लिए काम को रोक देना कि हम काम नहीं करेंगे कुछ समय तक, सिट डाउन में बैठ गए, काम नहीं करेंगे। देखिए क्विकी स्ट्राइक में कुछ टाइम के लिए है, सिट डाउन इज लाइक वो वहीं पे बैठ गए, और पेन डाउन भी बोला जाता है इसको, स्टे इन और पेन डाउन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वो बैठ गए और काम नहीं करेंगे। वर्क टू रूल के अंदर क्या होता है? रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम कोई ज्यादा काम ही नहीं करेंगे, ये भी एक प्रकार की स्ट्राइक है, ये चीज समझिए, ये भी एक प्रकार की स्ट्राइक है। वो गुडविल पे कोई भी कार्य नहीं करेंगे। फिर ऑर्डिनरी स्ट्राइक आती है। ऑर्डिनरी स्ट्राइक में वो वर्क प्लेस को क्विट कर देंगे और लोगों को ज्वाइन नहीं करने देंगे। वर्क प्लेस को एक तरह से क्लोज्ड कर दिया जाएगा कि और लोग कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या होती है? सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। अब स्ट्राइक्स में भी वही बहुत टाइप की होती हैं, प्राइमरी स्ट्राइक, सेकेंडरी स्ट्राइक, सिंपैथेटिक स्ट्राइक और अदर स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक में कोई उसके साथ लेना देना नहीं होता। मैंने बताया था कि मारुति और टाटा दो कंपनियां हैं, ठीक, मारुति में कुछ डिस्प्यूट हुआ बट टाटा के वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले गए, क्यों? टू शो देयर सिंपैथी टुवर्ड द मारुति वर्कर्स। प्राइमरी स्ट्राइक में स्टे अवे होता है, वर्क प्लेस से दूर रहना, इसको बोलते हैं स्टे अवे। टोकन या प्रोटेस्ट स्ट्राइक होता है, ये क्विकी स्ट्राइक का ही पार्ट है। क्विकी स्ट्राइक हमने अभी देखा था, कुछ टाइम के लिए काम को रोक देना, स्टॉप वर्किंग फॉर सम टाइम, उसको क्विकी स्ट्राइक बोलते हैं। हंगर स्ट्राइक इज भूख हड़ताल, भूख हड़ताल को हंगर स्ट्राइक बोला जाता है। लाइटनिंग और वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक क्या होता है? नॉट परमिटेड बाय यूनियन, ये अनऑथराइज स्ट्राइक होती है। वाइल्ड कैट बोलते हैं, कुछ जगह कार्ड भी लिखा हो बट वाइल्ड कैट से याद रखिएगा, ये अनऑथराइज्ड होती है। कुछ और प्रकार हैं इसके, क्या कहते हैं,
स्ट्राइक्स के, उनको अभी देखते हैं। लॉकआउट, लॉकआउट क्या होता है? ये एम्प्लॉयर्स करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लॉकआउट को एम्प्लॉयर करते हैं। टेम्परेरी क्लॉज कर देते हैं वर्क प्लेस को एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्क को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। घेराव एक तरह का ऑफेंस है अंडर सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी। घेराव एक प्रकार का ऑफेंस है, याद रखिए, इट्स ए ऑफेंस, रिमेंबर, अंडर आईपीसी सेक्शन 120। पिकेटिंग क्या होता है? वर्कर्स ना एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे स्टार्ट खड़े हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको पता होता है मालिक की गाड़ी इस तरफ से आएगी, इस चौराहे पे उनकी नज़र पड़ती है, तो उस चौराहे पे वो फ्लैश कार्ड्स, बैनर, प्ले कार्ड्स, ये सब चीज़ें लगा देते हैं ताकि मालिक को वो चीज़ें दिखे। बॉयकॉट, बॉयकॉट क्या होता है? डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, एक तरह से बॉयकॉट कर देना, वहां से आएंगे ही नहीं। ले ऑफ में क्या होता है? मेंस फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर रजिस्टर्ड अंडर हिज इंडस्ट्रियल सेटलमेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रिसोर्सेज। कुछ टाइम के लिए भाई मेरे पास अब डिमांड ही नहीं आ रही है चीज़ों की, तो मैं कुछ टाइम के लिए काम को बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास डिमांड नहीं है, ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो अब मैं नहीं कर सकता। बट ले ऑफ की कंडीशन होती है, ले ऑफ में आपको 7 दिन पहले प्रायर नोटिस देना होता है, याद रखिएगा, 7 डेज पहले हमें प्रायर नोटिस देना होता है। कंपनसेशन टू वर्कमैन फॉर बीइंग ले ऑफ ओनली व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट हैव मोर देन 50 और लेस देन 100 वर्कर। अगर 50 से ज़्यादा हैं और 100 से कम वर्कर हैं तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा ले ऑफ के अंदर, ये कंडीशन है ले ऑफ की। अब रिट्रेचमेंट क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कर, एक वर्कर को सर्विस से हटा देना, ये रिट्रेचमेंट होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज ए कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट आर टू एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है वो जनरल टर्म है डिसएग्रीमेंट का, जबकि डिस्प्यूट इज ए स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन एंड डिसएग्रीमेंट अकर्ड इन इंडस्ट्रीज इज नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एक स्पेसिफिक टाइप का मैनिफेस्टेशन और डिसएग्रीमेंट जो किसी इंडस्ट्री में आता है उसको बेसिकली हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। तो हमने यहाँ तक स्ट्राइक्स को कवर किया है। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेबर वेलफेयर की थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक्स और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के आई बटन पे भी है। इसके साथ साथ ये जो नोट्स हैं ये आपको हमारी वेबसाइट www.reignitestudies.in, इस पे यहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारी टेलीग्राम हैंडल जो कि रीइग्नाइट HCS है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लेबर वेलफेयर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर अपडेट्स के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप भी आगे जो वीडियो आएंगी इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड या EPFO एग्जाम से रिलेटेड उनको टाइमली देख पाए।